Welcome to my class. Myself is Sachi Bhushan, having more than 20-year experience in the IIT JEE coaching as well as book writing. And today's topic is exceptional electronic configuration. Suppose I ask how many elements are there. Can you answer in the reflex way? नहीं बता सकते. क्यों? क्योंकि तुमने उन्हें कभी इकट्ठा पढ़ा नहीं. तुमने क्या पढ़ा वो बता रहे. तुमने ये पढ़ा कि भाई यहाँ पे कुछ एक एलिमेंट्स हैं कॉपर, और तुमने पढ़ा है क्रोमियम और कॉपर के बारे में. क्या पढ़ा तुमने? ये पढ़ा क्रोमियम और कॉपर के बारे में. ये पढ़ा है कि जो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन से, जो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन से या कंप्लीटली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन से, ये कॉन्फ़िगरेशंस पार्शियली फील्ड कॉन्फ़िगरेशंस के कॉम्पैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल होते हैं. और इसके बेसिस पे तुम्हें याद है कि ऐसे दो एक्सेप्शन दे रखे 3D के अंदर, लेकिन सच्चाई से पता नहीं है. दुनिया इससे बहुत ज़्यादा बड़ी है. इट इज़ हैविंग ए मच लार्जर पिक्चर देन दिस. चलो तुम्हारी बात मान ले तो यहाँ पे 3D 5 और 4s1 इसलिए करा क्योंकि होना क्या था 4s2 3D 4, मगर उसने 3D 5 इसलिए करा क्योंकि d ऑर्बिटल हाफ फील्ड हो गए. बढ़िया, बहुत बढ़िया. और कॉपर इसके साथ क्या करा? इसके साथ भी ऐसे ही करा. यहाँ पे एक्चुअली 4s2 3D 9 होने चाहिए. इसने क्या करा? एक इलेक्ट्रॉन को डी में ट्रांसफर करा. इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि जो डी सब सेल है, अगर हमने ऐसा करा कि 4s2 3D 9 इसे कन्वर्ट कर दी किसके अंदर? इसे कन्वर्ट कर दी 4s1 और 3D 10 के अंदर. तो अभी ये क्या है? ये जो पार्ट है ना, ये हाफ फील्ड है और ये कंप्लीटली फील्ड है. पहले क्या था? पहले ये हाफ फील्ड, ये कंप्लीटली फील्ड और ये पार्शियली फील्ड. वो कह रहे हैं कि भाई साहब पार्शियली फील्ड मत रखो, इन्हें पार्शियली फील्ड के ऊपर ऑब्जेक्शन हो सकती है. ठीक है, ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड. तो ये बात समझ आ गई. बहुत ही बढ़िया लगा, सुनकर भी बढ़िया लगा. ये बातें एजी के ऊपर भी एप्लीकेबल है, 4D10 5s1. लेकिन अगर इसे इमेज के ऊपर जरा ध्यान लगाए तो 4D7 5s1 क्यों करा भाई? 4D7 5s1 क्यों करा? ऐसा करके क्या कर रहे हैं हम? पहले अगर नॉर्मल तरीके यूज करे होते S2 और D6 तब भी वो पार्शियली फील्ड था. अभी अगर हमने उसे D7 करा जब भी वो पार्शियली फील्ड है. क्या चेंज आ गई? चेंज तो नहीं आ रखी ना कुछ भी. तो अगर चेंज नहीं आ रखी तो करा क्यों इसे? यही प्रॉब्लम यहाँ पे भी है. 4D8 5s1 एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ट्रांसफर करके क्या पाया? और यहाँ तो कमाल ही कर दी. यहाँ तो S को गायब ही कर दिया. यहाँ पे S को गायब कर दिया. ऊपर देखो, ऊपर S है, उसके नीचे क्योंकि जनरली क्या है कॉन्फ़िगरेशन टॉप टू बॉटम ऑलमोस्ट टॉप टू बॉटम सेम होनी है, सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज होने हैं. मगर यहाँ पे ये चीज़ें देखो, यहाँ पे तो सही है 3D 4D 4s1 5s1. यहाँ पे भी ऐसे ही है 4D के बाद 5D 6s के बाद 5s के बाद 6s. लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है 3D 8 तो 4D 10 क्यों करा और फिर 5D 9 क्यों करा? मतलब ऐसे कैसे कह सकते हैं? आपकी मर्जी है क्या कि 3D 8 भी लिखा, 9 भी लिखा, 10 भी लिखा? केमिस्ट्री है ना, कोई मजाक थोड़ी चल रहा. वही काम हमने यहाँ पे भी करा. इधर 6 लिखी, इधर 7 लिखा, इधर वापस 6 पे आ गए. यहाँ पे 5 लिखा, यहाँ पे 5 लिखा, लेकिन यहाँ पे वापस 4 पे आ गए. ऐसे क्यों कर रहे? ऐसा क्यों कर रहे हैं कि जहाँ पे मर्जी करी हाफ फील्ड कंप्लीटली फील्ड वाली कहानी सुना दी, जहाँ पे मर्जी नहीं करी वहाँ पे हम अपनी बात के ऊपर अड़ जाते, कहते ना जी कुछ भी कर लो ये सही आंसर है. लोग कई बार पूछते चलो जी ये तो बता दो आप कि इफ द हाफ फील्ड एंड कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स वेर मोर स्टेबल देन व्हाट इज द थियरी बिहाइंड दिस. और लोग साइलेंट हो जाते हैं. लोग बड़े साइलेंट मोड में रहते हैं. आंसर क्या है भाई? फिर आंसर क्या है? आंसर ये है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक मोमेंट और इज ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक मोमेंट. या फिर इसे स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट भी कह सकते हैं. अब प्रॉब्लम क्या होती कि हमें इस बात से डिसाइड नहीं करना होता कि यहाँ पे हाफ फील्ड है या कंप्लीटली फील्ड है. सारी बात इस बात के ऊपर डिसाइड करती कि उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी सब सेल के अंदर कितने हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम D7 और D8 वाली कंट्रोवर्सी को देखते हैं. अगर मान लो हमने यहाँ पे D8 करा तो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए 2, इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए 2, इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. यानी इसकी जो बोर मैग्नेटम है, मैग्नेटिक मोमेंट है, म्यू की वैल्यू 2.01 से लेके 2.99 के बीच कहीं होगी.
लेकिन अगर हमने 7 रखा होता तो ये वैल्यू 3 से स्टार्ट होती, 3.01 से 3.99 पे। अब प्रॉब्लम ये है, एक बार ही एक्सपेरिमेंट गलत हो सकती है, 2 बार ही गलत हो सकती है, एक जगह पे गलत हो सकती है, हर जगह पे एक्सपेरिमेंट करा वही रिजल्ट आ रहे, तो थ्योरी हैज़ टू बी रीचेक। तो इन्होंने क्या करा कि थ्योरी सब कुछ सही चल रही और उसमें कुछ समझ नहीं आ रहा, तो क्या करते हैं, उसे एक्सेप्शन बना देती है। तो अब ये बात समझ आ गई कि हाफ फील्ड कंप्लीटली फील्ड का कोई खेल नहीं है। एक्चुअल खेल तो इस बात के ऊपर है कि उसकी ऑब्जर्व मैग्नेटिक मोमेंट कितनी है, और ये डिसाइड कहाँ पे होता है, एनसीईआरटी में ना, ये डिसाइड होता है लेबोरेटरी के अंदर। तो क्या एनसीईआरटी को या जिन लोगों ने किताबें लिखी उन्हें इसका आइडिया नहीं था? डाउटफुल है ना। उन्होंने इस वाली बात को कभी ऑब्जर्व नहीं करा कि एक ही ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में चेंज क्यों आ जाती, मतलब आजू बाजू है तो समझ आती है, टॉप टू बॉटम के अंदर वेरिएशन कैसे आ सकती है, और अगर वेरिएशन आ सकती है देन देयर शुड बी समथिंग डिफरेंट थ्योरी। अब अबव प्रिंसिपल है वो एप्लीकेबल है। अबव प्रिंसिपल को किसने कह दिया कि हाफ फील्ड और कंप्लीटिव फील्ड के ऊपर है? अबव तो कोई बंदा था भी नहीं, अबव एक जर्मन वर्ड है, कोई साइंटिस्ट नहीं था। तो क्या अबव प्रिंसिपल के अंदर ये लिखा है कि हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड जैसे होने चाहिए? नहीं लिखा ना। उसने अपनी बात करी, उसके जो एक्सेप्शंस होते गए उस एक्सेप्शन की एक्सप्लेनेशन ऐसे आ गई कि हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड है। लेकिन क्या वो आखिरी एक्सप्लेनेशन है? आंसर ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद भी एक्सप्लेनेशन है, और फाइनल आंसर ये है कि दिस इज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक मोमेंट। अब जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन एक्सपेरिमेंट सजेस्ट कर रहा है आपने उतना ही उसके अंदर डालना है। अगर आप उससे डेविएट करते तो आप गलत थे। एक बार ही तो एक्सपेरिमेंट गलत हो सकते हैं, 100 बार एक्सपेरिमेंट गलत नहीं हो सकते। इन दैट केस थियरी हैज़ टू बी आइदर रिप्लेस्ड और थियरी हैज़ टू कोट दैट दिस वन इज गोइंग टू बी एन एक्सेप्शन। यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात ये रही कि जब उन्होंने पीडी के बारे में बात करी तो देखा कि पीडी तो मैग्नेट से अट्रैक्ट ही नहीं हो रहा, जबकि यहाँ पे इसके ऊपर जो पार्ट है कॉपर वाले पार्ट, इसके ऊपर जो पार्ट है निकल, ये जो निकल का पार्ट है, निकल ये फेरोमैग्नेटिक, तो निकल वाली पार्ट में मैग्नेट से अट्रैक्ट ही नहीं होना था बल्कि उसे मैग्नेट की तरफ बिहेव भी करना था। लेकिन जस्ट उसके नीचे जो एलिमेंट है वो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होता। क्यों? वो डायमैग्नेटिक है। अगर वो डायमैग्नेटिक है तो क्या करें फिर? तो हमने उसके सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड रख लें। अगर ऐसा नहीं करा तो वो डायमैग्नेटिक नहीं हो सकता। यही प्रॉब्लम आ गई टंगस्टन के साथ भी। टंगस्टन की जो ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक मोमेंट थी वो 5 नहीं 4.01 से 4.99 के बीच थी। तो उन्होंने क्या करा, इलेक्ट्रॉन को वापस डाल दिया। मतलब वैसे ही होना था, हम तो उसे एक्साइटेड करके एक्सेप्शन क्रिएट कर रहे थे, यहाँ पे वो नॉर्मल सी बात है। तो ये सारी बातें एनसीईआरटी के अंदर कुछ बातें लिखी है, कुछ बातें नहीं लिखी है। ये एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के पीछे की कहानी है। लेकिन क्या ये पूरी कहानी है? आंसर ही नहीं। अभी ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हैं जिसके अंदर ये एक्सेप्शन हो सकता है। फॉर एग्जांपल लेंथेनियम इटसेल्फ इज एक्सेप्शन, एक्टिनियम, थोरियम और ये तीनों के तीनों एक्सेप्शन है। मगर क्यों? मगर ये एक्सेप्शन है क्यों? अगर इस वाली पार्ट को टाइमिंग के लिए छोड़ भी दे तब भी ये 2 पार्ट तो रह जाते। ये सारे के सारे एक्सेप्शन क्यों है? आंसर ये है कि अगर हमने ये डिसाइड करा बोस-बेरियर थ्योरी के ऊपर कि अगर हमने ये डिसाइड करा कि सपोज 3p और 4s में इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ जाते हैं। बोस-बेरियर थ्योरी है जो इस बात को डिसाइड करती है 3p और 4s में इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ जाने हैं। तो रूल क्या भाई, आपने 3+1 और 4+0 करी, दोनों के आंसर 4 हो गए। और अगर ऐसा है तो इलेक्ट्रॉन विल एंटर टू द ऑर्बिटल विच इज हैविंग लेसर नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो इस वाले केस में इलेक्ट्रॉन ने 3 में एंटर करना है क्योंकि 3 इज लेसर देन 4। बहुत सही, बहुत ही बढ़िया बात करी। तो फिर इलेक्ट्रॉन 5d और 4f में पहले कहाँ जानी चाहिए? आंसर है 4f में जानी चाहिए। आंसर है 4f में जानी चाहिए क्योंकि ये 4+3 है और ये 5+2 है, दोनों के दोनों 7 है। अभी जब यहाँ पे बातें करी तो तालियां बजी, वाह क्या बात है, क्या कॉन्सेप्ट है। हमने यही पढ़ा ना, ऐसे ही पढ़ा। तो अगर ये बात सच है तो थोड़ी देर बाद why this is becoming an exception? Why lanthanum should have electron in the d subcell, it must have electron in the f subcell because as per the Bose-Beria theory electron has to enter in the 4f। लेकिन lanthanum तो d ब्लॉक एलिमेंट है, फिर क्या करें? वहाँ पे फिर से वही है मैग्नेटिक मोमेंट, ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक मोमेंट। और यहाँ पे थोरियम तो कमाल की चीज़ है, थोरियम के पास एक भी तो ये बड़ी कमाल की चीज़ है कि उसके पास एफ इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। थोरियम डजंट हैव एनी एफ इलेक्ट्रॉन बट स्टिल इट हैज़ बीन प्लेस्ड इन द एफ सबसेल। क्या लॉजिक है भाई? एक बार फिर से लॉजिक यही है कि जो उनकी ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक मोमेंट है
वो तो डी जैसी दिख रही, मगर उनका जो बिहेवियर पैटर्न है वो किसके जैसा दिख रहा, वो दिख रहा डी ब्लॉक एफ ब्लॉक एलिमेंट के साथ। मतलब थोरियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेशक डी ब्लॉक के जैसी है, मगर बिहेवियर पैटर्न उनका एफ ब्लॉक के साथ है, तो वी आर गोइंग टू वायलेट दिस लॉ। और थोरियम के केस में तो ये ब्लेटेंट वायलेशन है कि उन्होंने क्या करा, कॉन्फ़िगरेशन कुछ और है, प्लेस कहीं और कर दी। लेकिन क्या थोरियम एक्सेप्शन है? क्या थोरियम जैसी घटना किसी और के साथ नहीं हुई? आंसर है हुई। किसके साथ हुई? तो थोरियम जैसी घटना हीलियम के साथ भी होगी। क्यों भाई? आपने हीलियम को पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर डाल रखा है, कितने पी इलेक्ट्रॉन है? एक भी नहीं। तो फिर पी में क्यों डाला? और उसके कॉन्फ़िगरेशन कैसे? 1s2। तो उसे प्लस कहाँ पे करना था? यहाँ पे करना था। ये ns2 की सीरीज है, तो ये पहली एलिमेंट होनी चाहिए थी, लेकिन हमने वहाँ पे नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी अल्कलाइन अर्थ मेटल से बिल्कुल भी मैच नहीं करती। तो जिससे मैच करते हैं उसके पास रखा, इरिस्पेक्टिव ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और यही बात हमने एक्टिनियम के साथ, यही बात हमने यहाँ पे थोरियम के साथ भी यूज़ करी कि दे डोंट हैव एनी एफ इलेक्ट्रॉन बट दे हैव बीन बट दैट हैज़ बीन प्लेस्ड इन द एफ सबसेल। ये सारी बातें थी एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। ज़्यादा डिटेल्स के लिए चैनल के ऊपर वीडियो दे रखे हैं। वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हैव ए नाइस डे।